पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, जैसे कि कैश फ्लो, स्टॉक मार्केट की हम बात करेंगे। कौन कौन से सेक्टर ज्यादा इफेक्टेड रहेंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ज्यादा घाटे में रहेंगी, क्या क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए होंगी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में होंगी, और आप जानेंगे कि आप उसमें कैसे बेनिफिट्स उठा सकते हैं, जिससे बिजनेसेस के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ सकते हैं। और लास्ट में आपके लिए कुछ बिजनेसेस और एम्प्लॉयमेंट के लिए टिप्स होंगे। लॉकडाउन के इस पीरियड में अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है। डोमेस्टिक ट्रेड ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड भी खतरे में है। जितनी बड़ी समस्या उतने बड़े समाधान, जितनी बड़ी मुसीबत उतने बड़े अवसर। नमस्ते भारत, मैं हूं वंशिका लिखी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शाश्वत विज्ञान में। चलिए बात करते हैं अब ग्लोबल इकोनॉमी पर। जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने भी कहा, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में आर्थिक विकास दर तेजी से नीचे आ जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव तेजी से मंदी में गिर जाएंगे। IMF ने भी यह कहा कि यदि 2020 में महामारी पर काबू पा लिया गया तो 2021 में तरक्की का दौर वापस आ सकता है। OECD ने भी ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लगातार डाउनग्रेड होने की भी फोरकास्टिंग कर दी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है पहले की इकोनॉमी और ये है अब की इकोनॉमी। इसमें हम ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करेंगे। इन सब कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ परसेंटेज नेगेटिव में जा रही है। इन सब कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ परसेंटेज 1 या 2% रह गई है। इंडिया और बाकी कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ परसेंटेज 5 से भी नीचे जा रही है। It is the worst recession since the Great Depression in 1930s. IMF ने भी ग्लोबल GDP को रिवाइज किया है, जो 3.3% थी और अब कंट्रैक्ट होकर 3% रह गई है। इंडियन इकोनॉमी लगातार डीग्रो कर रही है। यूरोपियन और अमेरिकन इकोनॉमी नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी नेगेटिव में नहीं हुई है, 2% रह गई है। अब हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी पे क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। दोस्तों, चीफ ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रेटेजी के मिस्टर क्रिस्टोफर वुड्स ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी के लिए वायरस से ज्यादा लॉकडाउन खतरनाक साबित हो सकता है। आर्थिक रिसर्च एजेंसी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की एक रिपोर्ट के हिसाब से लॉकडाउन की वजह से कई सेक्टर्स प्रभावित हुए हैं। इसमें जो सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल, पेट्रोलियम, फाइनेंशियल, बैंक्स, रियल एस्टेट, एंटरटेनमेंट, होटल्स। अगर हम इंडस्ट्री और वर्किंग कंडीशंस की बात करें तो 75% वर्कफोर्स या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर कैजुअल वर्कर्स हैं, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भी हमें इन्हीं पर ही पड़ता दिखाई दे रहा है। कॉर्पोरेट्स बॉटम में चले जाएंगे और MSME बुरी तरह से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 50% इंडियन कंपनीज के ऑपरेशन बुरी तरह से फेल हो जाएंगे और 80% कैश फ्लो में फॉल आएगा। अगर हम नौकरियों की बात करें तो 52% नौकरियां कम हो सकती है। 47% कंपनीज 15% नौकरियां कम कर सकती हैं और 32% कंपनीज 15 से 30% नौकरियां कम कर सकती हैं। कंपनीज में कैश आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन कैश जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। IMF ने कहा कि जब पहले आर्थिक संकट आया था तब छोटे कारोबार बच जाते थे क्योंकि लोग बाहर शॉपिंग करने और खाने पीने जाते थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते हुए हालात कुछ और है। यहाँ पर सरकार को आगे आना पड़ेगा, लेकिन एशिया की कुछ ही ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें इतनी क्षमता है आगे आने की। आर्थिक रिसर्च सेंटर के अर्थशास्त्री अरुण सिंह ने कहा कि ग्रोथ रेट में कमी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ सहूलियतें भी हैं, कुछ अच्छे मेजर्स भी हैं, जैसे कि NPA में ग्रोथ हो सकती है क्योंकि RBI 3 महीनों के लिए लोन माफ करेगी, और महंगाई में भी कमी आ सकती है क्योंकि मांग और उत्पादन की गतिविधियों में कमी है। दोस्तों, कोरोना के इस माहौल में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर की तरह उभरे हैं। पुलिस भी अपने काम में अच्छे से लगी हुई है। ऐसे ऐसे इनोवेशंस हुए हैं कि रेल के डब्बों को ICU वार्ड में बदल दिया गया है। कोरोना के दर्द को तो देश फिर भी सह लेगा, लेकिन क्या अर्थव्यवस्था के डूबने के दर्द को देश सह पाएगा? दोस्तों, मूडीज ने जो 2020 के लिए इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो प्रेडिक्ट किया था वो था 2.5%, जो CRSFL ने प्रेडिक्ट किया था वो था 3.5% और RBI की प्रेडिक्शन थी 5%। इंडियन इकोनॉमी में समस्याएं तो पहले से ही बहुत सारी थी और यहाँ पे कोरोना वायरस और एड ऑन हो गया है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ तो स्लो डाउन होगी ही। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ा है। इकोनॉमी आज नहीं तो कल ट्रैक पे आ ही जाएगी, लेकिन लाइफ बचाना ज्यादा जरूरी है। अब आप जानेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रो कर सकती हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज घाटे में चली जाएंगी। ये है वो इंडस्ट्रीज जो ग्रो कर सकती हैं। ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, एसेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल बिजनेस, ये इनलास्टिक है। इलास्टिक वो होते हैं जिनकी मांग कम या ज्यादा होती है, इनकी मांग हमेशा एक जैसी रहती है। ऑनलाइन इंडस्ट्रीज, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, डिलीवरी बेस्ड इंडस्ट्रीज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंडस्ट्रीज और नॉन साइक्लिक बिजनेस इंडस्ट्रीज, इनमें एसेंशियल प्रोडक्ट्स आते हैं और बाकी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है वो इंडस्ट्रीज जो घाटे में रहेंगी। ऑयल एंड पेट्रोलियम, होटल्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री, एयरलाइंस इंडस्ट्रीज और जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तब एक तरफ जहर निकला
और पेंडेमिक के स्ट्रगलिंग टाइम्स के बाद कई सारी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी निकल के आने वाली हैं। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसकी सफलता निश्चित है, तो आज मैं आपके साथ एक डीप रिसर्च और कुछ सर्विस के आधार पर टॉप मोस्ट बिजनेसेस के बारे में बताऊंगी जिनकी लॉकडाउन खुलने के बाद ग्रोथ निश्चित है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे मैक्रो लेवल्स के ऊपर भी बात करूंगी कि कैसे और किन किन तरीकों से इंडिया इंटरनेशनल लेवल तक ग्रो कर सकता है। चाइना एक इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। जितने भी वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर होते हैं उनमें से 90% चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। जितने भी टॉयज मैन्युफैक्चर होते हैं उनमें से 80% चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। जितने भी वर्ल्ड वाइड मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर होते हैं उनमें से 70% चाइना में होते हैं और एसीज भी मैन्युफैक्चर चाइना में ही 70% होते हैं। चाइना इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, इसी वजह से तो चाइना इतना ज्यादा ग्रो कर सकता है। लेकिन इस समय चाइना के ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटीज आ रही हैं, वर्ल्ड वाइड नहीं है, क्योंकि सबको ऐसा फील आ रहा है कि चाइना ने ही कोरोना वायरस जैसी एक बीमारी, खतरनाक बीमारी फैलाई है। लेकिन इन सब बातों को ना सोचते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि इंडिया कैसे चाइना को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अगर इंडिया को चाइना को सब्स्टिट्यूट करना है तो इंडिया के पास क्या क्या है। इंडिया के पास एक बहुत ही एग्रेसिव गवर्नमेंट है लेड बाय एन वेरी अग्रेसिव पीएम जो ग्रो करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। चाइना में ऐसी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जो इंडिया में भी हो सकती है। ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। इंडिया ऑटो का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल हब बन चुका है। जितनी ऑटो गाड़ियां और ऑटोमोबाइल्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं वो वर्ल्ड वाइड किसी भी और कंट्री में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं सिवाय चाइना के। मेक इन इंडिया स्कीम के अंडर बहुत से इंसेंटिव्स दिए गए हैं। इसमें लोकल डेवलपमेंट होती है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। जो कंपनीज बाहर से आकर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं और जो छोटी मोटी कंपनीज उन्हें सपोर्टिव आइटम्स देती हैं, इसके अंडर उनकी भी ग्रोथ होती है। रिसेंटली एक सर्वे में बताया गया है कि चाइना के मुकाबले इंडिया में लेबर कॉस्ट भी 1/3 है और ये सब प्लस पॉइंट्स हैं जिन्हें इंडिया चाहे तो अच्छे से एनकैश कर सकता है। आज पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है कि कैसे इंडिया ने कोरोना वायरस से फाइट करते हुए पूरे वर्ल्ड को लीडरशिप दिखाई है। तो दोस्तों इसी तरह से इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा स्टैंड कर सकता है। दोस्तों ये थी मैक्रो लेवल की बात, हमारी कंट्री की बात, इंडिया की बात, इंटरनेशनल लेवल की बात। अब करते हैं थोड़ा माइक्रो लेवल की बात। दोस्तों आपके एंगल से आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रो कर सकती है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इंडिया को और बाकी सारी कंट्रीज को कोरोना वायरस के बाद रिकवरी करने में बहुत टाइम लग सकता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या उससे ज्यादा ट्रैक पर आने के लिए। लेकिन कोरोना वायरस के बाद पूरी कंट्री की कल्चर और हैबिट्स चेंज हो चुकी होंगी, बिल्कुल जापान के जैसे। जापान में सभी लोग मास्क और ग्लव्स वेयर करके रखते हैं। यही वजह है कि जापान में कोरोना वायरस बहुत स्लोली स्प्रेड हुआ है और जापान को बहुत कम प्रेशर फेस करना पड़ा है। कोरोना वायरस के बाद सभी कंट्रीज इवन इन इंडिया सबको ये हैबिट अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब आप जानेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रो कर सकती हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज डिमांड में रहेंगी, कौन कौन से प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी में जाएंगे। मेडिकल इंडस्ट्री, इसके अंदर आते हैं आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक। ये सब बिजनेसेस बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट्स, हाइजीनिक प्रोडक्ट्स, ये सब की भी बहुत डिमांड रहने वाली है। फॉर एग्जांपल फुट कवर्स, हेड कैप, सैनिटाइजर्स, फेस मास्क, ग्लव्स, शू कैप्स, इन सब की भी बहुत डिमांड रहेगी। दोस्तों आने वाले समय में बहुत सारे चीजों की हाइजीनिक प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो जाएगी। अभी हम देख ही रहे हैं कि सैनिटाइजर्स की इतनी ज्यादा डिमांड की वजह से सैनिटाइजर्स की भी बहुत शॉर्टेज हो रही है। फेस मास्क जो 2 रुपए में मिल रहे थे आज वो 10 रुपए में, 15 रुपए में, 20 रुपए में, इवन की 150 रुपीज में भी वो मिल रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में इनकी डिमांड खत्म हो जाएगी, बल्कि ये परमानेंट इंडस्ट्री बनकर सामने आएगी। हम इसमें बहुत सारी न्यू चीजें ऐड ऑन भी कर सकते हैं, जैसे कि हम सैनिटाइजर पाउडर्स को पैक्स में बेच सकते हैं, सैनिटाइजर रोल ऑन्स बना के बेच सकते हैं। ऐसे ही सैनिटाइजर पाउडर्स को पैक्स में बेच सकते हैं, सैनिटाइजर रोल ऑन्स बना के बेच सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे न्यू इनोवेटिव आइडियाज को हम प्रोसेस करके प्रोडक्शन में ला सकते हैं। दोस्तों
दोस्तों ये थी मेडिकल इंडस्ट्री की बात, लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री से यहाँ पे एक और भी इंडस्ट्री निकलती दिखाई दे रही है। हमने देखा होगा कि रेलवेज, गलियों में, विलेजेस में यहाँ पर सैनिटाइजिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर सैनिटाइजिंग करवा कौन रहा है? गवर्नमेंट करवा रही है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स करवा रहे हैं, उनकी लेबर्स करवा रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी निकलकर हमारे पास सामने आ रही है कि जैसे कि पहले बहुत छोटी टंकी क्लीनिंग वाली कंपनी होती थी, लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्राइवेट इंडस्ट्री बन सकती है जिसके अंदर ये सारे काम होते होंगे। लेकिन उनको ये ग्रो करने, डेवलप करने के लिए कई सारे लोगों की हेल्प चाहिए होगी, जैसे कि केमिकल पीपल की हेल्प चाहिए होगी, जो लोग सैनिटाइजिंग करना जानते हैं उनकी भी हेल्प चाहिए होगी। ऐसे ही बहुत सारे छोटे बिजनेसेस की भी ग्रोथ हो सकती है। ये सब बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया जा सकता है। ई कॉमर्स बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। वेब बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, इन सभी बिजनेसेस, इन सभी इंडस्ट्रीज को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इसके अंडर जितने भी बिजनेसेस आते हैं, चाहे वो B2B हो, चाहे वो B2C हो, चाहे वो B2A हो, चाहे वो B2G हो, इन सभी बिजनेसेस को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला है। इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने घर बैठे ये ऑब्जर्व किया कि हमें बाहर निकलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। हम सारा काम घर बैठे ही हो रहा है। तो इससे कई सारे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज भी निकल के आने वाली है, जैसे कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होगी, प्रोडक्ट की जो फाइनल प्राइस है वो भी कम होगी। तो इससे सप्लायर और कंज्यूमर दोनों को अच्छे बेनिफिट्स होंगे। तो आप भी ये प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स के थ्रू बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री ही स्टार्ट करें, आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म की मदद से अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स के द्वारा रिटेल में या फिर होलसेल में इन सब के माध्यम से बेच सकते हैं। क्लाउड किचन, बहुत सारे लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आएगा। एक्चुअली धीरे धीरे ये कल्चर बन जाएगा। लोग बाहर रेस्टोरेंट में जाकर और बाहर जाकर खाना खाना प्रेफर नहीं करेंगे, हर कोई घर पे ही खाना प्रेफर करेगा। तो ऐसे में लोग घर से ही चीजें बनाकर सेल करना स्टार्ट कर देंगे। इस बिजनेस की बहुत डिमांड रहेगी और ऐसे में इस बिजनेस को एक बहुत बड़ा बूम मिलेगा। एसेंशियल सर्विसेज, जो व्यक्ति अपने काम करने के तरीके में बदलाव नहीं लाएगा, या तो उसका बिजनेस घाटे में चला जाएगा या फिर उसका बिजनेस बंद होने की तादाद पर आ जाएगा। एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन एसेंशियल सर्विसेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये या तो वेब बेस्ड हो सकता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड हो सकता है या एप्लीकेशन बेस्ड हो सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। हाल ही में स्टार्ट हुई एजुकेशनल एप्स बहुत तेजी से करोड़ों कमा रही हैं। फॉर एग्जांपल बायजूस, वेदांतु, एजुकार्ट। अगर आप भी सेम इंडस्ट्री में हैं तो माय प्रेफरेंसेस आप इसी में मूव करें। बाकी एसेंशियल सर्विसेज सच एज ग्रोसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब का भी आप ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिटनेस इंडस्ट्री, इस समय महामारी अपनी चरम सीमा पर है, तो ऐसे में लोग अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं और पहले से ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। इसीलिए होम बेस्ड जिम इक्विपमेंट्स के लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है जो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। साथ ही साथ सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक जिम ट्रेनर्स, जिम इंस्ट्रक्टर्स, एरोबिक ट्रेनर, योगा ट्रेनर्स, इन सब के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही हैं। ये सब अपनी ट्रेनिंग को वेबिनार्स के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू और वीडियो क्लासेस के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। तो ऐसे में ये इंडस्ट्री टॉप पर रहेगी। डिलीवरी बेस्ड इंडस्ट्री, ये सभी इंडस्ट्रीज की बैकबोन है। नो इंडस्ट्री कैन सर्वाइव विदाउट दिस इंडस्ट्री। इसमें शामिल होती है कोरियर सर्विसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज, डोर टू डोर सर्विसेज। प्रोवाइडर इंडस्ट्री या डिलीवरी बेस्ड इंडस्ट्री, चाहे वो जोन बेस्ड हो, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो इंटरस्टेट हो, ये सब इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकती हैं। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आगे जाकर आ रही हैं। आईटी इंडस्ट्री, इनमें वो सभी चीजें इंक्लूड होती हैं जिनकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है। इनके प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनकी रिटेल, इनका होलसेल, इनकी ट्रेड, ये सब हमेशा डिमांड में बनी रहती है। इनके प्रोडक्ट्स के साथ साथ इनकी प्रोडक्ट्स की एक्सेसरीज, फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, चार्जर, अडेप्टर्स, इन सब का बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रो होगा और हो रहा है। इनके साथ साथ ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सर्विसेज की भी बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, तो इसीलिए आप ये सारे बिजनेसेस अडॉप्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन इंडस्ट्री, पिछले 5 सालों से ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तेजी से ग्रूम हुई है। पहले लोग क्रेज के लिए ऑनलाइन
शॉपिंग करते थे, लेकिन अब ये एक बेसिक नेसेसिटी बन जाएगी। जो भी लोग, हमें जब भी शॉपिंग करनी होगी तब हम सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग का ही ऑप्शन चूज करेंगे। कंपिटिटिव प्राइस और बेटर सर्विसेज, फास्टर सर्विसेज जो प्रोवाइड करेगा, उसी का ही बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। अगर आप परेशान हैं डिमांड स्लो डाउन होने के कारण, अगर आप परेशान हैं मार्केट की अनसर्टेनिटी होने के कारण, अगर आप परेशान हैं ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के कारण, अगर आप परेशान हैं सप्लाई चेन के कारण, अगर आप अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो आज आपके लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं। Whatever does not kill you will definitely make you stronger. बोल्ड स्टेटमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर खत्म करो, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करो। अपने बिजनेस में से सारी फालतू चीजें निकाल दो, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो लेबर्स हो, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स ही क्यों ना हो। पॉइंट नंबर 2, एक्स्ट्रा गॉसिप कन्वर्सेशन अपने एम्प्लॉयज में बढ़ने ना दें। इसके लिए उन्हें अपने साथ इन्वॉल्व करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू उनके साथ पर्सनलाइजेशन बनाएं, उन्हें ट्रैक करें, उनके रिजल्ट्स को डिटेक्ट करें। टिप नंबर 3, अगर आपके पास कैश है तो ही आप चल पाएंगे, नहीं तो आप फंसेंगे। पॉजिटिव आरओआई अगर आपके बिजनेस में नहीं है, अगर आप वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए आपको इन सबको मैनेज करके रखना होगा। टिप नंबर 4, बिल्ड इमोशनल स्टोरी। ऐसी इमोशनल स्टोरी बनाएं जिससे आपके कस्टमर और आपके चैनल के लोग जल्दी आपका फंसा हुआ पैसा वापस करें। उन्हें बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। नंबर 5, ट्रैक योर कस्टमर्स पैटर्न। आपका कस्टमर चाहता क्या है, उसकी नीड्स को समझिए, उनके पैटर्न को ट्रैक कीजिए। फॉर एग्जांपल, जब एक बंदा होटल में जाता है, वो चावल मंगवा लेता है, दाल मंगवा लेता है, शाही पनीर मंगवा लेता है, रोटी मंगवा लेता है, सैलेड्स मंगवा लेता है, डेजर्ट्स भी मंगवा लेता है, लेकिन जब उसका बिल आता है, उसका बिल बजट के बाहर आता है, 700 आता है, 800 आता है, तो बंदा वहां पर आना प्रेफर नहीं करता। लेकिन होटल वाले उसकी नीड्स को समझते हैं, उसको क्या चाहिए उसको समझते हैं और एक थाली बना देते हैं। उस थाली में वो सब चीजें इंक्लूड कर देते हैं जो उसके कस्टमर को चाहिए, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी करके बना देते हैं। तो कस्टमर क्या होते हैं, कस्टमर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है वहां पर, और कस्टमर बाकी लोगों को भी वहां उस होटल में आने के लिए प्रेफर करता है। तो इससे क्या होता है, होटल वालों की जो प्रॉफिट है, उनका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो इसी तरह से आपको अपने कस्टमर की नीड समझनी होगी, वो क्या चाहते हैं उसकी नीड समझनी होगी, और आपका कस्टमर कोरोना के बाद कौन सी चीज पे जाकर रिटेन करता है वो समझना होगा आपको। नंबर 6, वर्क फ्रॉम होम। इस लॉकडाउन के दौरान हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि घर बैठे भी काम चल रहा है, लेकिन हमें काम को चलाना नहीं है, हमें काम को एफिशिएंट वे में करना है। लेकिन एफिशिएंट वे में करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमें एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए, जहाँ पर आप अपना काम कर रहे हैं वो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो। और टाइम मैनेजमेंट, आपके पास टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए, टाइम को अच्छे से मैनेज करिए। इसके बाद अगर चाहे कोई मंदी आए, चाहे कुछ भी आए, आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, आपका बिजनेस डूबेगा नहीं, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि कैसे वहां से निकलना है, उस प्रॉब्लम से निकलना है। That's what today। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको और क्या क्या न्यू वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे न्यू वीडियोस चाहिए, हम आपके लिए जरूर लाएंगे। तो स्टे ट्यून। नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।